दोस्तों, आप लोग को पता है कि बीएलए लगातार अटैक कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन आखिरकार बीएलए को प्रॉब्लम क्या है? बीएलए बार बार पाकिस्तान के आर्मी पर्सोनेल्स के ऊपर अटैक करता क्यों है? रिसेंटली 51 अटैक्स किए गए हैं और साथ ही में अटैक्स की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई जा रही है। और इसको लेकर बीएलए ने अपना एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है, ऑपरेशन हैरॉफ। ऑपरेशन हैरॉफ मैंने कल भी आप लोग को पढ़ाया था, लेकिन ऑपरेशन हैरॉफ 2.0 की आज हम लोग बात करने वाले हैं। लेकिन बीएलए को आखिरकार प्रॉब्लम क्या है? बलूचिस्तान क्या वाकई में शुरुआत से ऐसे था या अभी इस वक्त जाकर वहां पर इंबैलेंस की कंडीशन क्रिएट हुई है? मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी पहले बताऊंगा, उसके बाद में आप लोगों को वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा कि आखिरकार किस तरीके से भारतीयों को ब्रिटिश ने लूटा और उसके बाद में हमारा सामान हमें ही बेच दिया। तो पहले मैं आप लोगों का एक नॉलेज का बेस क्रिएट कर देता हूं, उसके बाद में आप लोगों को बीएलए की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। आप देखिए कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो नेता हैं वो हुए हैं, लीडर्स हुए हैं जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाया है, साथ में इकोनॉमिस्ट हुए हैं, पॉलिटिशियंस हुए हैं। तो इसमें एक व्यक्ति थे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल जो है वो हमको समझाया था, वो था ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रिंसिपल। ड्रेन ऑफ वेल्थ के प्रिंसिपल के अंदर यह था कि आखिरकार ब्रिटिश हमारे देश से किस प्रकार से हमारी वेल्थ को स्नैच करके आज ब्रिटेन के अंदर लेके जा रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। वेस्ट बंगाल के अंदर काफी सारा कॉटन जो है वो होता है, यहां तक कि जूट, कपास वगैरह सब कुछ आज वेस्ट बंगाल के अंदर भी होता है, पहले भी हुआ करता था। तो सबसे पहले ब्रिटिश ने क्या किया कि अपनी कॉलोनीज जो बनाना शुरू किया, अपनी फैक्ट्रीज जो बनाना शुरू की, वो इंडिया के साउथ के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, कोलकाता जो पोर्ट था वहां के नजदीकी जो एरिया था वहां पर उसको उन्होंने कैप्चर करना शुरू किया। मैं डायरेक्टली एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कॉटन का। मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर जो कॉटन, जो कच्चा माल है, उससे कपड़ा बनाया जा सकता है, उससे धागा बनता है। ठीक है, पहले धागा बनेगा और फिर कपड़ा बनेगा। अब ब्रिटिश को यह पता था कि इस कॉटन की असली कीमत क्या है, इस कॉटन से कैसे हम लोग जो गारमेंट्स हैं वो बना सकते हैं और भारत को बेच सकते हैं एज ए मार्केट। तो ब्रिटिश ने यही किया, कोलकाता पोर्ट से काफी सारा एक्सपोर्ट किया कॉटन का, साथ ही में और भी कई जो कि जो टेक्सटाइल बनाने के काम में आते थे उनका एक्सपोर्ट किया गया ब्रिटेन के अंदर, जर्मनी के अंदर। ब्रिटेन के अंदर हाई टेक इक्विपमेंट्स थे, बहुत जबरदस्त मशीनें थी। उन मशीनों की बदौलत उन्होंने उस कपड़े का इस्तेमाल करके उन्होंने शर्ट्स बनाए, उन्होंने पैंट्स बनाई, उन्होंने कपड़े बनाए और जो कपड़ा तैयार हो गया उसको भारत में ही वापस बेच दिया। बोलो सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि 10 रुपए का अगर कॉटन खरीदा गया है तो ब्रिटेन ले जाकर उसकी शर्ट बनाई गई और वही 10 रुपए का कॉटन भारतीय मार्केट के अंदर लगभग 200 रुपए के आसपास में बेच दिया। हमारा ही कॉटन और हमारे ही मार्केट में आकर बेच दिया है, हमें ही बेवकूफ बना दिया है। हां, ठीक बात है कि अगर आपने उसका कपड़ा बनाया है तो आप थोड़ा सा मार्जिन लेकर उसको भारतीय मार्केट में बेचिए, क्योंकि भारत का ही तो कच्चा माल लिया है। हो सकता था कि आप हमको 50 रुपीज के अंदर या 40 रुपीज में बेच देते, लेकिन आपने 200 रुपए के अंदर बेचा और हमने जबरदस्त तरीके से उसको खरीदा। इसीलिए हमारे देश के अंदर स्वदेशी का आंदोलन चला था कि हम लोग जो स्वदेशी वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल करेंगे और बहिष्कार करेंगे अंग्रेजों का। हमको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हमारे रिसोर्सेस को ब्रिटिश काम में ले रहे थे और हमको ये बात समझ में आ चुकी थी। हम लोग चलते हैं वापस से बलूचिस्तान के ऊपर, बीएलए के ऊपर। बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। बीएलए के अंदर जबरदस्त रिसोर्सेज हैं। आप मान के चलिएगा कि पाकिस्तान जिस नेचुरल गैस का इस्तेमाल करता है उसका सेकंड हाईएस्ट जो प्रोड्यूसिंग जो स्टेट है वो है बलूचिस्तान, जहां से पूरे पाकिस्तान की जो कंजप्शन है वो अकेला बलूचिस्तान 40% तक कंप्लीट कर देता है। लेकिन इसके बदले बलूचिस्तान को मिलता क्या है? ठेंगा, कुछ नहीं मिलता है। यहां तक कि बलूचिस्तान के जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज हैं या वहां के जितने भी लोग हैं उनको दबा दिया जाता है, उनकी एक्टिविटीज को। इसीलिए बलूचिस्तान ने आज ये सोचा कि क्यों ना हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस चलाकर पाकिस्तान का मुकाबला करें, नहीं तो हमको कभी भी अपने रिसोर्सेज का ये यूटिलाइज करने ही नहीं देंगे। इसलिए ये यहां से ऑपरेशन जो है वो निकल कर आता है, ऑपरेशन हैरॉफ। तो पहले हम लोग इसका एक बेस समझ लेते हैं कि आखिरकार अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पर बीएलए आक्रमण क्यों कर रहा है, अटैक्स क्यों कर रहा है। तो बीएलए मतलब ब्लोच लिबरेशन आर्मी।
बलोच लिबरेशन आर्मी ऑलमोस्ट 1960 के अंदर बनी थी। 2006 में पाकिस्तान ने इसको बैन किया और उसके साथ में ही यूके, ब्रिटेन ने भी इसको बैन कर दिया। पाकिस्तान ने इसलिए बैन किया क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों को इससे खतरा था। इनको, इनके मन में, इनके दिल के अंदर जो कसक है, वो कसक जो है वो अटैक्स के रूप में बाहर निकल कर आती है। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा, पाकिस्तान के अंदर जफर जो एक्सप्रेस ट्रेन थी उसको हाईजैक किया था बीएलए ने। उसमें भी यही रीजन जो थे सामने निकल कर आए थे। अब बेसिकली बीएलए जो है वो कहता है कि हमने 7 कोऑर्डिनेट्स पर अटैक किए हैं और सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान के अंदर वहां पे हमने अटैक किए हैं, और इसके लिए हमने ऑपरेशन हेरोन जो है, हेरॉफ, उसको क्या किया है, लॉन्च किया है, और हेरॉफ 2.0 है। ठीक है, अब हेरॉफ 2.0 जो है वो लॉन्च कर दिया गया है और ये कह रहे हैं कि ये तो एक केवल मिलिट्री एक्सरसाइज है हमारी तरफ से, हमने केवल एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान के लोग मारे जाएंगे हमको पता नहीं था। अब एक्चुअली में क्या है कि बलूचिस्तान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है खुज्जर। ये खुज्जर जो है इसके नजदीक ही यहां पर हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान से यहां पर हाईवे से लेते हुए कलात के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था। तो बीएलए को ये लगने लगा कि आखिरकार हम लोग क्यों ना यहां से गुजरने वाले और आसपास से जो गुजरने वाले हाईवे हैं क्यों ना इसको जाम कर दे। और बीएलए ने कुछ ऐसा ही किया कि यहां पर जितने भी हाईवे थे उनको क्या कर दिया, जाम कर दिया। एक हाईवे की मैं बात बताता हूं, N85, जो कि पंजुर से निकलता है और बेसीमा से होते हुए, सौराब से होते हुए कलात के अंदर पहुंचता है, जो कि खुजदर से बिल्कुल नजदीक है। इन्होंने इसको भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया और यहां से जो पाकिस्तानी सेना निकल रही थी, जो कि आर्म्स लेकर निकल रही थी, उनको वहीं पर रोक दिया और ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके अंदर 2 पुलिस के पर्सोनेल जो है पाकिस्तान के वो मारे गए। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि इनको जो आर्म फैसिलिटीज है वो इंडिया की तरफ से दी जाती है, यहां तक कि इराक का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है वो भी इनकी हेल्प करता है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। लेकिन भारत ने कई बार जो है इसको डिनाई किया है कि हमारा कोई भी इंटरवेंशन इसके अंदर नहीं है, बीएलए खुद की आजादी के लिए ऐसा काम कर रहा है। अब बात यह है कि 4 इंटेलिजेंस एजेंट्स न्यूट्रलाइज किए गए। अब एक्चुअली में क्या है, वही पाकिस्तान की पुरानी आदत। पाकिस्तान अपने इंटेलिजेंस आईएसआई जो है उनको ऑफिसर्स को तैनात करता है बलूचिस्तान के अंदर, जो कि अंडरकवर एजेंट बनकर काम कर रहे थे बलूचिस्तान के अंदर। और बात यह है, यहां पर एक वर्ड को मैंने हाईलाइट कर दिया है और वो है फ्रीडम फाइटर्स। ये जो न्यूज आर्टिकल है वो है इंडिया टुडे का। इंडिया टुडे के न्यूज आर्टिकल के अंदर ये लिखता है क्या कि ये तो फ्रीडम फाइटर थे। और फ्रीडम फाइटर किसके थे, बलूचिस्तान के, जो कि बलूचिस्तान को फ्रीडम दिलाना चाहते थे। और फ्रीडम फाइटर्स ने न्यूट्रलाइज किए 4 एजेंट्स को जो कि पाकिस्तान के अंडरकवर एजेंट थे। आप समझिए, इस बात को समझिए कि यहां पर यह भी कह सकते थे कि यार बलूचिस्तान के टेररिस्ट थे, लेकिन यहां पर फ्रीडम फाइटर्स यूज किया गया। यह खबर भारत के अंदर है और भारत के लोग इसको पढ़ेंगे, ये पता है इंडिया टुडे को। ठीक है, अब बात यह है कि आखिरकार ऑपरेशन टू कंटिन्यू अंटिल लिबरेशन, आखिरकार बलूचिस्तान लिबरेशन क्यों चाहता है, आजादी क्यों चाहता है। मैंने शुरुआत में आपको एग्जाम्पल बताया कि अगर हमको यह पता लग जाए कि हमारा जो साथी है वो हमसे ही सामान खरीद के हमें ही 10 गुना दाम के अंदर बेच रहा है, तो हमारा तो शोषण होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा। ठीक है, और ये बात जब हमको समझ में आएगी तो हम लोग क्या बात करेंगे कि हमको उससे आजादी चाहिए। तो बीएलए आज इसी की मांग करता है कि बीएलए कहता है कि हमको आजादी चाहिए। अब बात यह है कि 37% ऑफ बलोच जो सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, केवल 37%। लेकिन 67% ये कहते हैं कि ठीक है हम लोग पाकिस्तान में रह जाएंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए। जबकि 37% कह रहे हैं कि नहीं, हमको तो अलग ही बलूचिस्तान चाहिए, अलग देश चाहिए। 67% कह रहे हैं कि हमको वहीं पर रहते हुए ऑटोनॉमी चाहिए, हमको हमारे डिसीजंस के अंदर हम लोग हमारे रिसोर्सेज की यूज कर पाए, हम लोग हमारी स्टेट की जीडीपी को इंक्रीज कर पाए। हमारे यहां पर पॉवर्टी है, पॉवर्टी के आंकड़े आप लोग देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि लिटरेसी रेट जो है वो 40% है बलूचिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तान के एवरेज लिटरेसी रेट 60% से कहीं कम है। साथ ही के अंदर बलूचिस्तान के अंदर 70% जनसंख्या जो है वो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन है। अब बलूचिस्तान का कहना तो ये है कि भाई हमारे पास में इतने रिसोर्सेज हैं, हमने आपको गोल्ड दिया, हमने आपको कॉपर दिया, हमने आपको नेचुरल गैस दिया, लेकिन तुमने हमको क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया, बाबा जी का ठुल्लू, है ना, इन अदर लैंग्वेज। अब एक्चुअली में क्या है, द बलोच मेक अप अबाउट 3.6% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। बलूचिस्तान के अंदर टोटल 3.6% मतलब 7 to 8 बिलियन, 70 से 80 लाख लोग आज बलूचिस्तान के अंदर रहते हैं।
जो कि पाकिस्तान की 24 करोड़ की जो आवाम है उसके मुकाबले लगभग 3.6% है। अब केवल और केवल 3.6% जो है वही अपनी कल्चरल रिप्रेजेंटेशन को वहां पर दिखाते हैं। अब पाकिस्तान ये कहता है कि हम लोग जो है तुम्हारा शोषण करेंगे, तुम्हारी कल्चरल एक्टिविटीज को हम लोग बाहर नहीं आने देंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि बीएलए अक्सर चाइनीज जो पर्सोनल्स हैं, चाइनीज जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये अटैक करता है। ठीक है, लैक ऑफ ब्लोच लैंग्वेज। अब एक्चुअली में क्या है, ब्लोच लैंग्वेज के अंदर अगर ये एजुकेशन देना चाहे तो नहीं दे सकते हैं। साथ ही के अंदर स्टेट के अंदर जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज है वो पाकिस्तान के द्वारा क्रैक डाउन कर दी जाती है। बीएलएस टारगेटिंग ऑफ चाइनीज वर्कर्स एंड प्रोजेक्ट्स। अब बात यह है कि वो चाइनीज को, साथ ही में देखिए सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बीएलए जो है वो टारगेट करता है, क्योंकि उनको पता है कि चाइनीज यहां पर आएंगे तो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज को हाईली यूटिलाइज करेंगे, और अगर वो हाईली यूटिलाइज करेंगे तो हमारा तो शोषण होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अभिनंदन वर्धमान जो कि हमारे विंग कमांडर थे, पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया था, उनका मिग 21 क्रैश हुआ था। हमने पाकिस्तान को कहा था कि तुम्हारा सीपीसी उड़ा देंगे। $48 बिलियन का ये सीपीईसी है। पाकिस्तान की ये बात जब चाइना को पता लगती है, चाइना की जड़ें हिल जाती हैं। चाइना को लगता है कि मरे अब तो, इतनी पैसा हमने लगा दिया है और ये सीपीसी को उड़ाएंगे। चाइना ने कहा पाकिस्तान को यार लौटा दो अभिनंदन वर्धमान को, क्योंकि चाइना देख रहा है अपना फायदा। ठीक है, अब बात यह है कि बेसिकली ये चाइनीज वहां पर आ रहे हैं, तो चाइनीज के ऊपर हमला कौन करवा रहा है, बीएलए करवा रहे हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान कहता है कि जो भी चाइनीज के ऊपर हमला होता है ये हम नहीं करवाते, मतलब हमारे देश में तो हो रहा है लेकिन ये अफगानिस्तान के लोग करवा रहे हैं, तालिबानी लोग करवा रहे हैं, हम नहीं करवा रहे, बीएलए करवा रहा है। लेकिन तुम्हारी टेरिटरी में रहते हुए, तुम्हारे छत के नीचे रहते हुए अगर कोई दूसरा हमला कर दे तो कमजोरी तुम्हारी है ना, क्यों तुम लोग दूसरे के ऊपर थोप रहे हो उसको, ये कहना है चाइना का। बात तो सही है कि यार तुम्हारे देश के अंदर हम लोग आए हैं और पीछे से कोई दूसरा आदमी आकर अटैक कर देता है तो गलती तुम्हारी है ना। चलो कोई बात नहीं, एक बार बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन 10 बार कैसे हो पाएगा भाई, हर बार आते हैं तब हर बार ही नाटक तुम्हारा तो। ठीक है, अब बात यह है कि वहां पर नेचुरल गैस के फील्ड्स हैं, जैसे सुई गैस फील्ड इन डेरा बुगाटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1952 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया और नेचुरल गैस इतना जबरदस्त है कि पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ नेचुरल गैस कौन सा है, यही जगह है। आप सोच सकते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो कितना जबरदस्त नेचुरल रिसोर्सेज रखता है। साथ ही में रेको डिग, अब एक्चुअली में 412 मिलियन टन जो है मिनरल्स रिजर्व यहां पर स्थित है। जैसे कॉपर की बात करें, गोल्ड की बात करें, जो कि पाकिस्तान के अंदर माइनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं 13.19% और जीडीपी के अंदर शेयर है 2.4%। इतना सब कुछ होने के बावजूद कॉपर है, गोल्ड है, इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहां पर लगा हुआ है, लेकिन बात है कि बलूचिस्तान को मिलता क्या है, क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। रिसोर्सेज जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है और लोकल बेनिफिट्स उनके खत्म कर दिए जाते हैं। तो बात यह है कि फिर बीएलए क्यों नहीं आक्रमण करेगा, बीएलए अटैक क्यों नहीं करेगा। तो आज पाकिस्तान जो है वो चौतरफा, चारों तरफ से जो है वो आज घिरा हुआ है, इसीलिए ऐसे अटैक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ऑपरेशन हैरॉफ यही है 2.0 कि पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री लोग हैं, मिलिट्री पर्सोनल्स हैं, अगर वो बलूचिस्तान के अंदर एंट्री लेते हैं तो गुस्सा किसको आता है, बीएलए को गुस्सा आता है कि बोला उड़ाओ उनको, और उनका उड़ाने के लिए ही ऑपरेशन हैरॉफ 2.0 बीएलए के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताइए कि रिसेंटली भारत के अंदर एक और ऑपरेशन 13 मई को लॉन्च कर दिया गया है। भारत के अंदर 13 मई को एक ऑपरेशन और लॉन्च कर दिया है, उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिससे हम लोग टेररिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। बताइएगा, आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये चैलेंज जबरदस्त है। अगर आप लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं तो मैं आज आपको कह देता हूं, आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। आप सफल होना तो चाहेंगे लेकिन हो नहीं पाएंगे। आप जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है वो गवाह नहीं देगा, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके अंदर वो इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ पाएंगे, आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि 75 डेज का हार्ड चैलेंज ज्वाइन करो। 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। आप लोग कूपन कोड यूज कीजिएगा जिससे आप लोगों को डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। साथ ही में दीपक इंदौरा ऑफिशियल, कल मैंने एक क्वेश्चन यहां पे पूछा है
बताइएगा उस क्वेश्चन का आंसर कि क्या करेक्ट आंसर है। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मेरा नाम है दीपक इंदौरा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आप लोग जरूर इन लेक्चर्स को देखा करो और इनसे नॉलेज गेन किया करो। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।